नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में 2014 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाएंगे, जो कि द्वितीय पाली में पूछी गई थी। जो प्रथम पाली का था उसका सॉल्यूशन करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो एक नंबर क्वेश्चन है ना, वो सेम इसके पहले वाले प्रथम पाली में भी सेम यही क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा इसे डिफरेंट था। ठीक है, क्या दिया है? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है इस हिसाब से ए का इसमें जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, इसमें बी का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और जो सी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, और हर जगह क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, ए का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और यहाँ बी का जो गुणांक है वो कितना है, -3, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, लेकिन प्लस नहीं है तो माइनस है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और जो सी का मान है वो 5 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, का मान कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला तो आपको पता नहीं है, तो आपको क्या चीज़ का पता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस में है ना। अब फॉर्मूला हमको पता है किस चीज़ का है, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो यहाँ आप लिख दीजिए -b/a, और ये हुआ मेन बटा। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। कहने का मतलब, अगर कहा जाए आपसे कि बहुपदों के योग्य होता है, बहुपद का योग्य होता है तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बहुपद के योग्य होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो उसका मान फॉर्मूला क्या होगा, -b/a। अगर कहा जाए कि बहुपदों का गुणांक क्या होता है, द्विघात बहुपद का, ओनली द्विघात का बात हो रहा है। ठीक है, द्विघात बहुपदों का गुणांक क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होगा। ठीक है, अब अभी हम मान ज्ञात किए हैं, तो इस जो मान ज्ञात किए हैं वो सब मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं, b का हमारा -b/a, तो b का मान कितना है, 3 है। ठीक है, अब फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ हम माइनस पुट कर देते हैं, और उसके बाद b का मान -3 है तो यहाँ हम -3 पुट करते हैं, और बटा में क्या है, a का मान कितना है, 1, तो यहाँ हम 1 रखते हैं, और ये हमारा मेन बटा हुआ c/a। तो c का मान कितना है, c का मान 5 है तो 5 रखते हैं, और a का मान कितना है, 1, तो यहाँ पर हम 1 रखते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3/1। ये मेन बटा हुआ कितना, 5/1 इक्वल टू, अभी क्या करेंगे, ये मेन बटा के नीचे वाला अंक पलटेगा ना, तो 3/1 गुने 1 बटा क्या हो जाएगा, 5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें 3/5 कौन सा दिया है। एक्चुअली 3/5 ही आया है ना, 3/5, तो ये तो 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये तो दो दो जगह ये 5/3 है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 3/5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि जब भी आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जो मान दिया होगा उसको तो लिखिएगा, बराबर में क्या कीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बराबर में हम 0 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं कि ये द्विघात बहुपद है ना हमारा, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, x² का गुना 2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x², और 2x² को इस प्रकार से तोड़िए, सॉरी इतना हो गया ना, इस 3 को इस प्रकार से तोड़िए, यानी 3x को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने पर 3 आए और गुना करने पर कितना आए, 2x² है। तो इसको आप तोड़ सकते हैं, एगो x है एगो 2x के रूप में, क्योंकि x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और x में 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x² प्लस x प्लस 2x
अब प्लस में क्या है 2 इक्वल टू, अब इस दोनों के बीच में कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक एक्स बच जाएगा ना, और यहाँ से एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉमन बचेगा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, और यहाँ हमारा 1 बचेगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये और ये इक्वल है तो x प्लस 1 इंटू बच क्या गया हमारा, यानी इस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, यानी क्या x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी तुलना कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और एक x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी x का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त होगा, एक -1 एक -2। ठीक है, तो देखिए इसमें -1 और -2 कितना दिया है, ये तो होगा नहीं, ये -1 और -2, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी 3 धावक हैं वो एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा तथा 5 घंटे लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, यानी तीनों एक जगह कब मिलेगा। ठीक है, तो हमारा कितना दिया है 1 3 5, तो हम बताए थे कि जो भी दिया हो इस प्रकार का क्वेश्चन उसका हम एलसीएम ले लेंगे, 1 3 5, 1 3 5 डिवाइड तो नहीं होगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी 15 आवर्स, यानी 15 घंटे बाद पुनः वो क्या होंगे एक ही स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्या है, 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। अब देखिए इसमें हम देख क्या रहे हैं कि 3 जो है वो कितने बार आया है 2 बार, 4 भी कितना बार आया है 2 बार, तो इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे कि जो, क्योंकि बहुलक का मतलब क्या होता है जो अधिक बार आए, इसमें 3 भी अधिक बार है और 4 भी अधिक बार है, मतलब 2 बार आया है, तो किसका मान लेंगे, तो जो अधिक तो हो लेकिन साथ में वो मान भी अधिक हो, तो कौन सा है 4, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझा देते हैं आपको, जैसे 3 है 4 है 0 है 3 है 4 और 5 है, तो इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए, तो 0 हो गया, 0 के बाद कौन सा है 3 3, उसके बाद 4 4 5, देखिए ये भी 2 है ये भी 2 बार है। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें ओह सेट, चलिए ये भी 2 बार आया है और ये भी 2 बार आया है, तो इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है, नंबर बड़ा कौन है 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, सभी वर्ग जो होते हैं वो एक समरूप होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिंदु -10 6 तथा 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा, यानी आपको क्या ज्ञात करना है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x1 + x2/2 + y1 सॉरी y1 + y2/2। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, मान लीजिए कोई रेखा हुआ। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए a -10 6, और ये हो गया 6 - 10। ठीक है, इसका नाम बी दे दीजिए। इस दोनों के बीच के जो मध्य बिंदु है इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसको x और y मान लीजिए, मध्य बिंदु हमारा क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो देखिए x1 का मान कितना है -10 प्लस x2 का मान कितना है 6/2, y1 का मान 6 है और y2 का मान क्या है -10, तो देखिए हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -10/2, तो कितना हो जाएगा -4/2 -4/2, 2 दूनी की 4 2 दूनी की 4, कितना हो जाएगा -2 -2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा -2 -2, यानी x का मान -2 और y का मान -2, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। ठीक है, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या जो क्या करना है तिगुनी कर दिया जाए। ठीक,
दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। अब क्या पूछा जा रहा है, नए तथा पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, नए और पुराने वृत्त पूछा जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, नए वृत्तों के त्रिज्या को तिगुनी कर दी जा रही है ना, तो एक काम करते हैं कि जो नए वृत्त की त्रिज्या है उसको हम क्या कर देते हैं 3r कर देते हैं, तथा जो पुरानी हमारी त्रिज्या है यानी इसको हम r डैश मान लेते हैं नए वाली को, और पुराने वाली को हम r मान लेते हैं। पुराना हमारा r ही होगा ना। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि ज्ञात करें। तो नए और पुराने वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करें, तो क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बटा पुराने वृत्त की परिधि। ठीक है, नए वृत्त की परिधि बटा पुराने वृत्त की परिधि। अब नए वृत्त की परिधि में हमको r के जगह पर क्या रखना है 3। ऐसे वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, आर्क में हम क्या लिए हैं r डैश लिए हैं। ठीक है, और पुराने वृत्त की त्रिज्या में 2πr। ओके, अब यहाँ देखिए रखेंगे 2πr, r का मान क्या रखेंगे 3r। अब यहाँ 3r क्यों रखें, क्योंकि वो तिगुना बोल रहा था। तिगुना मतलब क्या, उसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2π और r कितना छोटा r, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगी, r से r कट जाएगी, बचा कितना 3 बटा में 1, यानी क्या 3:1। तो हमारी अनुपात कितनी आएगी 3:1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्या है 8 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अब इसमें किसकी घटना की प्रायिकता, एक आराम से घट सकती है 0.1। अब आप सोचेंगे कि 0.1 जो है वो नहीं घट सकती है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको 0.1 है वो घट सकती है। क्यों, डेसिमल के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है। अब डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1/10, यानी 10 में से 1 आने की चांस, तो 1 तो आ ही जाएगा ना। तो ये भी हमारी क्या है प्रायिकता है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि कौन प्रायिकता नहीं है, तो -7, यानी जो -7 है वो प्रायिकता नहीं है। क्योंकि जो प्रायिकता है या तो 0 आ सकती है, या 0 से क्या आ सकती है बड़ी आ सकती है, या 1 आ सकती है, या 1 से छोटी आ सकती है। इससे ना तो 1 से कभी ज़्यादा नहीं आ सकती है। आप लोग यही नहीं जानते हैं। तो चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला जा रहा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, इसका मतलब सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कितना नंबर में है 9 नंबर। यदि √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या है √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ √3 सेक थीटा है तो हम सेक थीटा को तो सेक थीटा लिखेंगे ही, बराबर में 2 लिखेंगे। यहाँ गुना में है, अब इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे। तो जब बराबर के इधर भेजेंगे तो ये बटा में चल जाएगा। अब एक काम करते हैं, से इस दोनों को तुलना करेंगे। अब जब भी तुलना करेंगे तो एक जैसा होना चाहिए ना। तो यहाँ तो हम मान लीजिए सेक थीटा लिख ही देते हैं, लेकिन ये सेक कितना का मान है, तो सेक 30 का डिग्री का है। तो हम सेक थीटा से सेक से सेक काट देंगे। वाकई में ये कटता नहीं है, लेकिन हम लोग काट देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, यानी जो थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 30 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, सेक ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का बराबर होगा, यानी सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसमें से किसके बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए क्या है, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर ए, ऐसे तो सेक स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए ही लिखते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ बटा में हम, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक ले तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/,
कॉसेक थीटा होता है ना, 1/कॉसेक थीटा। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके जगह ऊपर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर चलिए ये भी कोई दिक्कत है, अभी भी कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं हम सेक स्क्वायर ए बटा में 1 कर देते हैं। इसको क्या करते हैं 1/कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं वैसे। तो सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। अब 1/कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ बटन कुछ नहीं है तो ये है, अब 1 का गुना साइन स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बटा में क्या है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा क्या होगा टेन स्क्वायर ए। तो सही जो आंसर होगा उसका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। 11/25 को सॉल्व करते हैं। अब 25 यानी क्या, हम केवल ऊपर वाले को सॉल्व करते, सॉरी केवल हम नीचे वाले को देखेंगे, ठीक है। 11/25 तो हम क्या करेंगे दशमलव प्रसार के रूप में हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार में हम जानते हैं कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर अगर m इस रूप में होगा तो वो हमारा शांत कहलाएगा। अगर इस रूप में कोई नहीं रहेगा तो वो अशांत कहलाएगा। अगर इस रूप में अगर रहे p/2 के पावर n तो भी शांत कहलाएगा। अगर p/5 के पावर m रहे, मतलब कुछ भी रहे यहाँ, इसका मतलब ये होगा कि p/2 के पावर अगर 10 हो 8 हो शांत कहलाएगा। कैसा कहलाएगा शांत कहलाएगा, ठीक है। अगर इतना रहता है तो भी ये भी क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा, ठीक है, शांत कहलाएगा। लेकिन इसी में अगर कोई अदर चीज़ चला जाए, जैसे कि p/p मतलब कोई मान हो सकता है 2 के पावर 3 गुने 4 आ जाए, सॉरी 4 नहीं, क्या ले लेते हैं, चलिए 7 ले लेते हैं। तो 7 तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है अशांत कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। ऐसे तो 11/25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 तोड़ेंगे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 11/5 के पावर 2, यानी 5 के पावर 2 आ गया, इस फॉर्म में आ गया ना, इस रूप में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा शांत। एक ऐसा दशमलव प्रसार है तो ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आश्रित समीकरण के युग्म का डैश होगा, हल होगा, यानी जो आश्रित होता है उसका अनेक हल होता है, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें, यानी इसमें जो x है ना इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और ड्रॉ करके समझाते हैं। देखिए ये 110 है और ये x का मान हमको ज्ञात करना है। ये हमारा कितना डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ तक ले कोई दिक्कत। चलिए अब एक काम करते हैं कि हम ये जो हमारी रेखा है ना इसको हम रेखा खींच लेते हैं। इस पे लंब डाला गया है, यही ना, चलिए लंब डाला गया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो लंब डाली हुई है, यानी कि हमारी अगर इसको हम पूरा लंब डाल दें तो पूरा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत। लेकिन 180 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन इसमें मान किसका दिया है, इसका मान दिया है कितना 110, ठीक है। तो ये काम करेंगे, हम कहेंगे कि इसका मान बताइए, तो आप क्या करेंगे पूरा में से इसको घटाएंगे ना, यानी 180 में से कितना घटाएंगे आप 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो आप बोलेंगे कि ये जो मान होगा ये कितने डिग्री होगा 70 डिग्री होगा, बोलेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो हम कह सकते हैं कि ये किस रूप में है, एक त्रिभुज के रूप में है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, यानी जो त्रिभुज होती है उसमें तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। अब देखिए ये मान प्राप्त हो गया, ये मान प्राप्त हो गया, हमको ये मान लीजिए हम ज्ञात कर लेंगे तो ये वाला हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा कि नहीं। तो एक काम करते हैं कि इसको हम अपने हिसाब से इसको y मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा a है, इसको हम b मान लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 60 + 70 प्लस क्या y इक्वल टू 180, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो y इक्वल टू जोड़ेंगे इसको 6 × 5 = 13 6 × 7
13 यानी 130। तो देखिए ये 180 इधर प्लस में है, बराबर की इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 130, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यानी कि y का जो मान है वो कितना आ गया, ये मान 50 डिग्री आ गया ना। और जब ये 50 डिग्री आ गया तो एक काम कीजिए, इस रेखा को खींचिए और इस पर लंब डाल दीजिए, ठीक है। जब ये 50 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे कि इस पूरे का मान कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि अरे तो हमको पता है, अभी हम बताए थे 180 होता है पूरा का, तो पूरा का 180 होता है, लेकिन हमको इसका मान पता करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 50 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 130 डिग्री, यानी x इक्वल टू हमारा जो मान है वो 130 आ जाएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वृत्त की स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की डैश कहलाती है। वृत्त के बारे में बात किया जाए तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, एक हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा वृत्त हुआ, सॉरी चलिए मान लीजिए वृत्त हुआ। अब बोला जा रहा है कि स्पर्श, मान लीजिए यहाँ से स्पर्श खींचे, चाहे हम यहाँ से खींचे, कहीं से कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी यहाँ से हम केंद्र को क्या मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम केंद्र को मिला दिए, तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त की क्या कहलाती है। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को त्रिज्या ही ना बोलते हैं, यानी ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर भी क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्या है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक होगा तो 0 होगा, क्योंकि अगर y दिया हो और x नहीं दिया हो तो हम क्या कहेंगे, x का मान भी क्या होगा, x का मान 0 होगा, क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं और उसके बाद y का मान लिखते हैं। अब जो चीज़ का मान नहीं होता है उसे अपने से हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब एक बात याद रखिए कि x को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्या है, कार्तीय तल में स्थित बिंदु -4 10 के भुजा का मान होगा, ठीक है। -4 और 10 कोई तल हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या बोला जा रहा है, तल में स्थित भुज का मान होगा। भुज यानी हम आपको पहले ही बता दिए हैं, अभी बताए थे, x को भुज और y को कोटि कहते हैं। तो भुज बोल रहा है तो भुज कौन है, यही ना है, यानी क्या हो जाएगा भुज इक्वल टू -4, ठीक है, -4 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक 90 - थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है सेक 90 - थीटा, यानी कि अगर थीटा की जगह पे ए है तो कोई दिक्कत नहीं, ए लिखेंगे, सेक 90 - थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो हम क्या लिख देंगे, ए लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला हम क्या करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है कि 18 नंबर जो क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, साइन 60 डिग्री है इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2, इंटू मतलब गुना है, कॉस 30 का जो मान होता है वो भी कितना होता है, √3/2, क्योंकि साइन 60 के जगह पे हम कॉस 30 का मान रखेंगे, इक्वल होता है दोनों का मान, माइनस साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, वो भी तो √3/2। तो एक काम करते हैं, √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, माइनस में फिर √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी के 4। हम अब क्या करते हैं, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0/4। अब 0 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये कितने नंबर क्वेश्चन है, एक्चुअली ये इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया है, जो दिया है वो भी गलत दिया है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप भी बना कर देख सकते हैं, अच्छा ध्यान से बनाइएगा, इसमें जो दिया है वो आंसर गलती दिया है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 19 नंबर क्या बोला जा रहा है कि AP √3, क्या बोला है, √3 √27 √243 का सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर यानी क्या, डी ज्ञात करें ना,
फाइंड डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको तोड़ लीजिए, √3 लिखिएगा और इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे 27 को तोड़ेंगे तो 3 तो बाहर हो जाएगा ना रूट से, 3 का 9 29 27 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + √3, इसको क्या लिख लेंगे 9 + √3। अब ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो रुकिए हम समझा देते हैं फिर से आपको। एक काम कर सकते हैं कि जो 27 है, 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 27, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कितने बार आया, 2 बार ना, 3 बार आया ना, तो 3 × 3 × 3। ये कैसा है, एक वर्गमूल है तो 2 को चीज़ रहेगा तो एक को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ गुना रखें या प्लस रखें इक्वल होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 + √3 हम रखेंगे, ठीक है। हमारी आंसर कितना इतनी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर जो डिफरेंट है उसको हम सॉल्व करते हैं। डिफरेंट हमारी क्या हो जाएगी कि यहाँ से आप देखते हैं कि क्या होगा, D = हमारा क्या होगा, A2 - A1 होगा ना। तो A2 देखते हैं, A2 = हमारा कितना है 3 + √3 माइनस A1 क्या है √3। ये √3 से 3 कट गया तो D = हमारा क्या हो जाएगा 3, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो डी का जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी इसके बीच के जो अंतर है वो 3 आएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांक का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, वो भी किसका, सम पूर्णांक का। वो ये संख्या है जो सम पूर्णांक हो, धनात्मक हो, ठीक है। 2 4 6 8 10 कितनी हो गई 5, यानी कि वो सम पूर्णांक होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब माध्य ज्ञात करना है तो सिंपल सा माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी नंबर दी रहती है उसको जोड़ लेते हैं और जितना अंक होता है उतना से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 2 4 1 5 5 है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 18 18 2 20 20 10 30 30/5, 5 × 6 = 30, यानी जो हमारी माध्य है वो कितनी आ जाएगी, माध्य = हमारी 6 आ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस हिसाब से हम क्या किए, आप लोगों को 2014 के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए, ठीक है, यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे यानी प्रथम पाली का, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।